वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर और आज आप स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की खास बात ये होती है कि हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस ये क्या है। ठीक है, तो यदि हम थोड़ा सा देखें ब्रीफिंग में इसको समझें तो बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी सर्किट में करंट बहुत ज़रूरी होता है, उस सर्किट में वोल्टेज जरूरी होता है, उस सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टर होता है, चालक होता है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले देखेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है बेटा, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है मतलब कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या कहलाता है बेटा, करंट कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करंट कहलाता है तो इसकी जो इकाई क्या होती है बेटा, एम्पियर होती है। अब देखिए करंट कैसे फ्लो होती है इसको थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले तो ये एक किसी भी चालक के अंदर की संरचना है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो इसके अंदर वाले भाग में जिसे नाभिक कहते हैं, तो नाभिक के अंदर क्या मिलेगा बेटा आपको, जिसे आप न्यूक्लियस भी कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा बेटा आपको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेगा। तो प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर क्या करते हैं, बाहर चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है बेटा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसे क्या कहते हैं बेटा हम, इलेक्ट्रॉन। ये जो P लिखा है इसको क्या कहते हैं बेटा, प्रोटॉन। और ये जो N लिखा हुआ है ये क्या है, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी मटेरियल के अंदर ये तीन चीज़ आपको देखने मिलेगी। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कंप्लीट पैकेज होता है ये क्या कहलाता है, नाभिक। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जैसे कि किसी भी कंडक्टर में यहाँ पर बाहरी कक्षा में, ये बाहरी कक्षा कहलाता है, ये कक्षा 1 हो गई, कक्षा 2 हो गई। तो बाहरी कक्षा में क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है। अब किसी भी कंडक्टर में, किसी भी सर्किट में यदि करंट फ्लो की जाए तो कैसे करंट फ्लो होगी, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जब नॉर्मल कंडीशन में होता है ये इलेक्ट्रॉन, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में होता है। क्या होता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। नॉर्मल सिचुएशन में क्या कहलाएगा बेटा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब उस समय में यह सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ है। इसलिए नॉर्मल सिचुएशन में जब किसी सर्किट में करंट फ्लो नहीं होती, जैसे मानकर चलिए कोई एक तार है, अभी वो नॉर्मल उसमें हम सप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो उस समय की सिचुएशन में जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर वो क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उस समय उसमें कोई करंट सर्कुलेट नहीं होगी। अब करंट सर्कुलेट कब होगी, इसको हम क्या करेंगे, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा हम सोर्स देंगे, एनर्जी देंगे, हीट देंगे, हीट के रूप में एनर्जी देंगे। तो जब एक्स्ट्रा एनर्जी दिया जाता है, इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दिया जाता है, तो एनर्जी सप्लाई के फॉर्म में भी होगा, हीट के फॉर्म में होगा। जब उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे हम, तो एक्स्ट्रा एनर्जी देने पर क्या हो जाएगा, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन बदल जाता है। नॉर्मल कंडीशन में जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये इसी के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर क्या करेगा, ये चक्कर लगाएगा। नॉर्मल कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका नाम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये नॉर्मल सिचुएशन में इस कक्ष के चारों ओर, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन जैसे ही इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी दिया जाता है, जैसे ही हम एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे इस इलेक्ट्रॉन को, तो एक्स्ट्रा एनर्जी कौन कौन से फॉर्म में हो सकता है बेटा, हीट के फॉर्म में हो सकता है, उष्मा के फॉर्म में। तो जैसे ही इसको हीट देंगे, एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे, अलग से ऊर्जा देंगे, तो ये क्या करेगा, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये अपनी कक्ष से बाहर निकल जाता है, अपनी कक्ष से बाहर निकल जाता है। तो जब अपनी कक्ष से बाहर निकल जाएगा मतलब इसके बंधन से क्या हो गया, मुक्त हो गया। तो उसके कारण ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बन गया बेटा, अब क्या बन गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होना चालू हो जाएगी।
किसी भी चालक तार में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले किस फॉर्म में था ये? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में था सबसे पहले ये। लेकिन जैसे ही हमने एक्स्ट्रा हीट दिए इसको, क्या दिया बेटा? एक्स्ट्रा हीट दिए, तो ये क्या बन गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। क्या बन गया बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, किसी भी कंडक्टर में जब फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तब क्या होता है? द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। मतलब कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या कहलाता है बेटा? करंट कहलाता है। अब करंट की डेफिनेशन समझ में आई आपको? समझ में आई? तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये किस इलेक्ट्रॉन में बदला? फ्री इलेक्ट्रॉन में। उसको क्या दिए अलग से हमने? एक्स्ट्रा हीट दिए। एक्स्ट्रा हीट दिए या कह सकते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी दी हमने। क्या दिए बेटा? एक्स्ट्रा एनर्जी दिए। तो एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा हीट देते हैं तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगती है, चालक में धारा प्रवाह होने लगती है। तो यही है इलेक्ट्रिक करंट और इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर इसीलिए होती है क्योंकि सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पतंग का एक्सपेरिमेंट किया था, उसका नाम बताएंगे आप? बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था बेटा? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने पतंग के एक्सपेरिमेंट से ये बताया था कि चार्ज को, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान चालक तार के माध्यम से प्रवाह किया जा सकता है। तो वो जो एक्सपेरिमेंट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, और बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि चार्ज को कंडक्टर के द्वारा ट्रांसफर किया जा सकता है। तब यहाँ पर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है आंद्रे मेरी एम्पियर, और आंद्रे मेरी एम्पियर ने ये बताया कि करंट भी सर्किट में होती है किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर। तब उनकी सरनेम के नाम पर एम्पियर सरनेम उनका यूनिट रखा गया। इतना क्लियर है? समझ में आ गया आप सभी को? अब देखेंगे यहाँ पर कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे आप वोल्टेज भी कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को, इसमें इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सर्किट में किन्हीं दो विभव के बीच का अंतर। तो किसी भी सर्किट में दो विभव मानकर चलिए यहाँ पर बना देते हैं। ये एक कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में ये सिरा ए हो गया और ये सिरा बेटा बी हो गया। यहाँ पर हमने एक बैटरी सोर्स लगा दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर आपने वोल्टेज देना अप्लाई किया। तो सिरा ए के बीच में, ये सिरा ए है, ये क्या है बेटा? सिरा ए, और ये सिरा बी। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? जो अंतर होगा, विभव के बीच में अंतर, जैसे कि मानकर चलिए सिरा ए में यहाँ पर 10 वोल्ट है। कितना है बेटा? 10 वोल्ट है। और सिरा बी में मानकर चलो 0 वोल्ट है। तो इन दोनों के बीच के विभव में अंतर हो गया पैदा। तो इसी को क्या कहेंगे बेटा? हम विभवांतर कहेंगे, या इंग्लिश में कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है सभी को? इसी को कहते हैं बेटा वोल्टेज। तो सर्किट में किन्हीं दो विभव के बीच का अंतर क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा, विभवांतर। और इसे ही पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहा जाता है। इसकी इकाई क्या होगी? वोल्ट होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है अलेसेंद्रो वोल्टा, और अलेसेंद्रो वोल्टा ने सबसे पहले सेल और डीसी बैटरी की खोज किया था। तो सेल और डीसी बैटरी की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है अलेसेंद्रो वोल्टा। क्या नाम है बेटा? अलेसेंद्रो वोल्टा। तो वोल्टा ने बैटरी की खोज किया, इसीलिए उसी की सरनेम पर वोल्टेज की इकाई क्या रखी गई बेटा? वोल्टा रखी गई। तो वोल्टेज की इकाई क्या रखी गई? वोल्ट, क्योंकि सरनेम क्या है? अलेसेंद्रो की वोल्टा है। तो उसी के सरनेम पर वोल्टेज की इकाई क्या रखी गई बेटा? वोल्ट रखी गई। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? अब देखेंगे तो करंट का जो फ्लो है हमेशा वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। जैसे इस सर्किट में हमने देखा कि ये एक चालक है और इस चालक में करंट का प्रवाह होगा यहाँ पर, तो उच्च विभव से, मतलब 10 वोल्ट से, इधर 0 वोल्ट है, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर करंट का प्रवाह होगा। क्लियर है आपको? इतना समझ में आ रहा है? यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको,
और ये सर्किट है, इस सर्किट में जब फ्लो होगा तो वोल्टेज के बीच का विभवांतर कैसा मिलेगा आपको? मानकर चलिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यदि आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 10 वोल्ट और यहाँ पर क्या है बेटा? 0 वोल्ट है। तो 10 वोल्ट यहाँ पर है, 10 वोल्ट है, तो ये क्या हो गया? उच्च विभव हो गया। और यहाँ पर 0 वोल्ट है तो क्या हो गया बेटा? ये निम्न विभव हो गया, लो वोल्टेज हो गया। तो करंट हमेशा किसी भी सर्किट में उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। यहाँ पर भी वही चीज़ बताया गया। यदि यहाँ पर देखो करंट कैसे फ्लो होगी, तो करंट कब फ्लो होगी बेटा? अब देखो यहाँ पर ये प्लस 10 वोल्ट है और यहाँ पर भी 10 वोल्ट है, तो दोनों में यदि 10 वोल्ट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर विभव कितना मिलेगा आपको? 0 मिलेगा, 0 पोटेंशियल मिलेगा। ना करंट इधर पास होगी ना करंट इधर पास होगी। ठीक, यदि ये तो समान पोल हो गया, ये क्या बेटा? समान पोल हो गया। समान पोल हुआ कि नहीं? प्लस प्लस है। यदि असमान पोल रहे, असमान पोल मतलब असमान ध्रुव, तो असमान ध्रुव की सिचुएशन में क्या होगा? समान ध्रुव में तो चलो ठीक है, समझ में आ गया। असमान ध्रुव में पोटेंशियल हमेशा अधिक होता है, याद रखेंगे। क्या होता है? असमान ध्रुव में पोटेंशियल का मान हमेशा अधिक होता है। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पर ही देख लीजिए, ये -10 देख लीजिए। यदि यहाँ पर ये 10 वोल्ट है और माइनस में लिख दिए हमने ये -10 वोल्ट है, देखो ये प्लस 10 वोल्ट है तो यहाँ सामने प्लस 10 वोल्ट लिख दिया मैंने, और ये क्या है बीच में बेटा? माइनस है। अब यहाँ पर क्या है बेटा? ये -10 वोल्ट है। यहाँ पर यदि -10 वोल्ट मैं लिख देता हूँ तो इन दोनों को यदि हम मिलाते हैं तो ये 10 वोल्ट हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो गया? ये 20 वोल्ट हो गया। कितना हो गया? 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट हो गया, इसका मतलब, हाँ 20 वोल्ट हो गया, इसका मतलब क्या है कि यदि असमान पोल होगा तो यहाँ पर पोटेंशियल का मान कितना हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आया आपको? चलो उसके बाद देखेंगे कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की कैपेसिटी क्या होती है? तो चार्ज या आवेश के प्रवाह की जो दर होती है I = Q/T होती है। तो चार्ज या आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं बेटा? कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये दूसरी बार है मैं समझा रहा हूँ, तो एक बार ये पूरा मैंने समझा दिया आपको, ये दूसरी बार है, अब आप भूलेंगे नहीं। तो चार्ज के जो फ्लो है, चार्ज के प्रवाह की जो दर होती है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। वो भी कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसे विद्युत धारा की क्षमता कहा जाता है। तो इसका जो फार्मूला है ये I = Q/T होता है। यदि हम यहाँ पर Q मतलब चार्ज और T का बोलते हैं हम समय पे इंडिकेट करते हैं, तो चार्ज अपॉन टाइम, तो 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड, जब 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 1 एम्पियर हो जाएगा। अब इसकी यूनिट क्या होती है? कूलाम पर सेकेंड। क्या होती है बेटा यूनिट? कूलाम पर सेकेंड। और या तो फिर इसे हम पूरा क्या कहेंगे? एम्पियर। 2 यूनिट हो गई, पहली कूलाम पर सेकेंड और दूसरी एम्पियर। 2 यूनिट समझ में आ गया आपको? यहाँ पर 1 कूलाम, जो 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 कूलाम मतलब 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा? फ्लो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलाम में, ठीक है, 1 कूलाम में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में जब 6.25 × 10⁻18 की घात, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान, उधर ध्यान नहीं देना है ना, वो कैमरा अपना रिकॉर्डिंग करता रहेगा। तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कितने में? 1 एम्पियर करंट में फ्लो होती है। कितने सेकेंड में बेटा? 1 सेकेंड में। तो कितने एम्पियर की करंट बनती है? 1 एम्पियर। जब 6.25 × 10⁻18 की घात इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में फ्लो होंगे तो करंट कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। क्लियर है? इतना समझ में आ गया आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे EMF क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको पूरा क्या कहा जाता है बेटा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसे ही कहते हैं विद्युत वाहक बल। तो
तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को विद्युत वाहक बल भी कहा जाता है, या इसे शॉर्टकट में हम कहते हैं विवा बल। क्या कहते हैं? विवा बल। किसी बुक में ऐसा भी लिखा मिलेगा आपको, विवा बल। ठीक, अब यहां पर विवा बल क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, कोई बताएगा? तो बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है कि बैटरी के द्वारा प्रत्येक कूलाम के आवेश मतलब चार्ज को दी जाने वाली ऊर्जा, प्रत्येक कूलाम मतलब कि एक कूलाम में प्रत्येक कूलाम आवेश, जो प्रत्येक कूलाम आवेश में आवेश को दी जाने वाली जो ऊर्जा है यही ईएमएफ कहलाती है। तो किसी भी बैटरी सोर्स से आप जो पोटेंशियल अप्लाई करते हैं किसी सर्किट में, मानकर चलिए ये एक सर्किट है और इस सर्किट में हम पोटेंशियल दे रहे हैं यहाँ पर 10 वोल्ट। कितना दे रहे हैं बेटा? 10 वोल्ट दे रहे हैं वोल्टेज अप्लाई। तो इस सर्किट में वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट है। तो ईएमएफ भी कितना होगा? ईएमएफ भी कितना होगा? 10 वोल्ट ही होगा, याद रखेंगे। ठीक है, विद्युत वाहक बल ये एक प्रकार का ऐसा फोर्स है जिसके करंट को ढकेलने की कोशिश करता है। आपको है समझ में? देखो ये जो ईएमएफ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स मतलब कि एक बल है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक प्रकार का प्रेशर है, दाब है, जो किसी सर्किट में करंट के फ्लो होने के लिए, करंट को फ्लो होने के लिए प्रेशर देता है, उसको ढकेलता है। कुछ समझ में आया आपको? तो यहाँ पर जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए हमें क्या देना होगा? फोर्स देना होगा। हम क्या करेंगे? फोर्स देंगे। तो ये वही फोर्स है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, इस इलेक्ट्रॉनों को दौड़ाने के लिए हमें अलग से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया जाता है। यही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन में बदल देता है। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन में बदल देता है तब ही ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है और सर्किट में फ्लो होने लगता है, तभी ये करंट सर्कुलेट होती है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? मतलब जो एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं, एक्स्ट्रा फोर्स दे रहे हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा हीट, एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा बोल सकते हैं आप फोर्स। तो ये जो फोर्स दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं या हीट दे रहे हैं, ये यही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। किसी कंडक्टर के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको फ्री इलेक्ट्रॉन में बदलने का काम ये इसी का है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। कुछ समझ में आ रहा है आपको? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सभी को? तो यही है बेटा, बैटरी के द्वारा प्रत्येक कूलाम के आवेश चार्ज को दी जाने वाली ऊर्जा को हम ईएमएफ कहते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। और लिखते कैसे हैं? वी से लिखते हैं। लिखेंगे कैसे? वी से लिखेंगे। वैसे ही करंट को किससे लिखते हैं बेटा? डिनोट करते हैं आई से। करंट को कैसे डिनोट करते हैं? आई से। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है आपको? वैसे ही यहाँ पर ईएमएफ को वी से डिनोट करेंगे। ठीक है, वोल्ट वी इकाई है, लेकिन शॉर्टकट में इसको यहाँ पर जो लिखा है इसको लगभग ईएमएफ ऐसा ही लिखा जाता है। ठीक, वोल्टेज, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, ये तीनों एक ही प्रारूप है, एक ही आदमी के तीन चेहरे हैं। कुछ समझ में आ रहा है आपको? वोल्टेज, ईएमएफ, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस, ये तीनों एक ही आदमी के तीन चेहरे हैं, काम तीनों एक ही करते हैं। यदि देखें विभव इज इक्वल टू ऊर्जा अपान आवेश, ये इसका फार्मूला है। कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये फार्मूला आपका काम आएगा कि विभव बराबर मतलब कि पोटेंशियल बराबर वोल्टेज बराबर ऊर्जा बटे आवेश। तो ऊर्जा की इकाई क्या होती है बेटा? जूल होती है। ऊर्जा की इकाई क्या होती है बेटा? जूल होती है। तो ये ऊर्जा की इकाई हमने माना जूल, और आवेश की इकाई क्या होती है बेटा? कूलाम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल अपान कूलाम। तो ये इसकी यूनिट क्या बन जाएगी बेटा? यदि ऐसा लिखना चाहें तो जूल पर कूलाम, ये भी इसकी यूनिट है। इसकी यूनिट जूल पर कूलाम भी बनती है। तो ये फार्मूला है। मानकर चलिए कि किसी सर्किट में हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसको 2.2 का जूल अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि एनर्जी दे रहे हैं।
मानकर चलिए किसी सर्किट में हमने जो ईएमएफ दिया या वोल्टेज अप्लाई किया वो 2.2 वोल्ट है। किसी सर्किट में, ये सर्किट है, इस सर्किट में हमने वोल्टेज 2.2 वोल्ट दिया, तो इसमें ईएमएफ भी कितना हो जाएगा बेटा? 2.2 हो जाएगा। अब ये 2.2 इसका ईएमएफ भी हो गया। अब इस सर्किट में जब आप अप्लाई करेंगे इसको, करंट फ्लो होगी सर्किट में, तो उस सर्किट में जो करंट फ्लो होगी तो वो 2.2 जूल ही होगी। कितने सेकेंड, कितने कूलाम में? 1 कूलाम में। तो कितना वोल्ट हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। मतलब कि 2.2 जूल 1 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट उत्पन्न होता है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? 1 वोल्ट इज इक्वल टू, मानकर चलिए, अभी माना है 1 जूल अपान 1 कूलाम। 1 जूल 1 कूलाम जब दिया जाएगा तो कितना वोल्ट होगा? 1 वोल्ट होगा। किसी भी सर्किट में 1 जूल 1 कूलाम आवेश दिया जाएगा, 1 जूल और 1 कूलाम आवेश दिया जाएगा तो वोल्टेज कितना बनेगा? 1 वोल्ट बनेगा। तो ये इसका सिंपल फंक्शन है, इसको आप याद कर लें, आने वाले समय में ये आपके काम आएगा। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। जय हिंद।